जो आपका कनाडा का टूर था वो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इट इज़ अ बिग थिंग। कैसा वो पूरा टूर था और कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? एक रिप्रेजेंटेशन होता है भारत का रिप्रेजेंटेशन एक तरह से एग्जीक्यूटिव कमेटी की बॉडी में मैंने किया और असम के स्पीकर ने किया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, अपने देश को रिप्रेजेंट करने को मिला। वो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन था वो उत्तराखंड के विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। व्हाट मेड यू सो करेजियस, लाइक वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई? तो जो करेज मिलता है वो परिवार से मिलता है, पढ़ाई से मिलता है। मैं अपने गुरुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह के संस्कार मुझे दिए कि प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करने के लिए मैं आई हूँ। और आई थिंक वो करेज वो फैमिली से आता है। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए आप जानी जाती हैं। आपको लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इसमें? शायद हर घर के लिए, काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं, तो वो तो फिर मेरे घर के ही हैं। तो ही इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। प्रदेश में विभिन्न विषयों पर आजकल चर्चाएं चल रही है। इन सभी विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जी। मैम, सबसे पहले देवभूमि इनसाइडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि, तुम्हारे साथ बैठ के बात करने में बहुत आनंद आता है। मैम, इससे पहले जब हमने आपसे बातचीत की थी तो उस समय हमने आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने को लेकर डिस्कशन किया था। उसके अलावा कोटद्वार विधानसभा को लेकर डिस्कशन किया था। उस समय से लेकर अभी तक प्रदेश में बहुत कुछ घटा है, बहुत सारे मामले उजागर हुए हैं। सबसे पहले तो उस समय एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो था आपका कनाडा का जो टूर था वो इन सभी मामलों के नीचे दब के रह गया। जो आपका कनाडा का टूर था वो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इट इज़ अ बिग थिंग। कैसा वो पूरा टूर था और कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था और मैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि उत्तराखंड से उन्होंने मुझे जगह दी सीपीए में और उसके एग्जीक्यूटिव में। तो हम 2 स्पीकर्स थे, एक असम के और एक मैं उत्तराखंड से थी। तो मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन होता है भारत का रिप्रेजेंटेशन एक तरह से एग्जीक्यूटिव कमेटी की बॉडी में मैंने किया और असम के स्पीकर ने किया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, अपने देश को रिप्रेजेंट करने को मिला। तो इट वाज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस कि कॉमनवेल्थ इतना बड़ा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, वो कैसे चलता है, उसमें कैसे चीज़ें उठती हैं, कैसे चीज़ें हम अपनी देश की वहाँ पर रख सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। मैम, जब आप वापस आई थी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा था। उस मामले को लेकर आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। वो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन था वो उत्तराखंड के विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। व्हाट मेड यू सो करेजियस, लाइक वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई? वो शायद मेरे डीएनए में है क्योंकि एक सैनिक की पुत्री हूँ जो देश के लिए लड़े हैं और वॉर्स जिन्होंने देखी हैं। मेंटली शायद जो ब्रिंगिंग अप रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिंगिंग अप रही है। मेरी माँ ने आई थिंक अपने मेरे फादर के साथ जो अपना शादी का जीवन बिताया है उसमें शायद पिताजी हमारे बॉर्डर पर ज़्यादा रहे होंगे और घर पर कम रहे होंगे। तो मैंने अपनी माँ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग महिला की तरह देखा है और उन्होंने हम बच्चों को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनाया है। बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार हमें अपने परिवार से मिले हैं। तो जो करेज मिलता है वो परिवार से मिलता है, पढ़ाई से मिलता है। मैं अपने गुरुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह के संस्कार मुझे दिए कि प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करने के लिए मैं आई हूँ। और आई थिंक वो करेज वो फैमिली से आता है। मैम, जब आपके फादर मुख्यमंत्री थे तो वो भी जाने जाते थे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए। अब आप भी इन्हीं स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए आप जानी जाती हैं। आपको लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इसमें? सही बात है। देखिए वो उत्तराखंड के लिए, शायद हर घर के लिए, काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं, तो वो तो फिर मेरे घर के ही हैं। तो ही इज़ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। मैंने उनको
मतलब इट्स एन अमेजिंग, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। छोटी सी छोटी चीज़ पर भी वो ध्यान, की बत्ती क्यों जली हुई है से लेकर देश में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उस पर वो हमें बोलते थे या बताते थे। घर में इस तरह की बातें होती थी, देशभक्ति की बातें होती थी, प्रिंसिपल्स की, ईमानदारी की बात होती थी। जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता ना होकर बहुत सादगी का जीवन बिताने की जो प्रेरणा है वो उनसे और मेरी ग्रैंड मदर से भी मुझे मिली है। अगर मैं अपनी दादी की बात करूं, मैंने उनको शायद उनके पास ज़िंदगी भर 3 साड़ियाँ होती थी। एक वो पहनती थी, एक धुलती थी और एक रखती थी। वो खादी की साड़ी पहनती थी और कभी, क्योंकि बच्चे थे, नटखट भी होते हैं, तो हम चिढ़ाते भी थे उनको कि दादी क्या तुम्हारा ब्रिगेडियर है बेटा और तुम्हारा फलाना है और तुम 3 ही साड़ी लेके क्या घूमती रहती हो और वो भी केवल खादी पहनोगी क्या? लेकिन वो मुस्कुराती थी और बोलती थी कि नहीं, जब तक इस देश में हर एक व्यक्ति के पास अच्छा जीवन नहीं होगा तब तक मैं इन्हीं खादी साड़ी को पहनूंगी। उस वक्त हम उसको हंसी में ले लेते थे, लेकिन अब जब मैं उनका सोचती हूँ तो शायद वो धीरे धीरे जो संस्कार आप कहती हैं, जो मैं आज बन के जो एक सिटीज़न के तौर पर इस प्रदेश के लिए हूँ, तो शायद वो संस्कार वहीं से, फैमिली से आए हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ईमानदारी से काम करना, प्रिंसिपल्स के लिए काम करना, मेहनत से काम करना, बेबाक होके काम करना, ये शायद परिवार से ही मुझे मिला है। मैम, अभी हाल फिलहाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो मामला सामने आया था, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था राजस्व पुलिस का, जो आपने जिसके ऊपर सबसे पहले आपने इसके ऊपर उजागर किया था इस मामले को। आपको लगता है कि उत्तराखंड जैसे अब जब हम इतना एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, डेवलप जो कंट्री है वो डेवलप की तरफ जा रही है, उस समय राजस्व पुलिस जैसी जो व्यवस्था है वो बहुत पुरानी व्यवस्था है और उस मामले को लेकर पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था? देखिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की व्यवस्था है और अगर आप देखें तो पहले पहाड़ों में हम लोग घरों में ताले नहीं लगते थे, ठीक है ना? घर खुले रहते थे, कोई चोरी-चकारी नहीं होती थी, कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। लेकिन समाज बदला है। समाज में जिस तरह के लोग हैं या जिस तरह के संस्कार अब आ रहे हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं और बहुत आवश्यक है कि समाज के बदलने के साथ-साथ हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा, सिस्टम्स को इवॉल्व होना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को इवॉल्व होना पड़ेगा। और मेरे जो पहले 5 साल मैं विधायक एमकेश्वर रही हूँ, उसमें मैंने ये महसूस किया है कि पुलिसिंग अब पुलिसिंग के हाथ में ही जानी चाहिए और रेवेन्यू जो पुलिस है वो एक बहुत पुराना रूढ़िवादी सिस्टम है जिसे बदलना चाहिए। मैम, ये पूरा मामला जब सामने आया था, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं तो जैसे इस मामले में देखा गया था कि जो पहाड़ की लड़कियां हैं वो बाहर आके नौकरियां कर रही हैं, चाहे वो नौकरी कर रही हैं या शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इन सभी मामले को लेकर सबसे पहले तो जो पहाड़ के लोग होते हैं वो बहुत नायाब होते हैं, तो उस समय उनकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। कैसे हम इन मामलों को कम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली वो बाहर तो आ ही रही हैं, तो उनकी वल्नरेबिलिटी है वो स्टेक पे होती है, तो कैसे हम आपको लगता है कि इन मामलों को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक तो हमें अपनी बच्चियों को और इनको इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। देखिए, कानून बहुत हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस देश में, इस प्रदेश में अनेकों अनेक कानून बने हैं, लेकिन क्या हम उन कानूनों की जानकारी रखते हैं? हम नहीं रखते हैं। अगर हमें अपनी राइट्स पता होंगी तो हमको कोई हमारी जो हम नाइव हैं या हम सीधे हैं या सरल हैं, उसको लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह की चीज़ें करें। दूसरा, वर्किंग विमेन हॉस्टल इज़ अ गुड आइडिया, कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह करें कि वो दिन भर अपना काम करें और रात में अपना आकर उन हॉस्टल्स में रहे जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। घूम फिर के मैं, रश्मि, फिर उसी बात पर आती हूँ कि सबसे पहले मुझे समाज बदलना है और समाज को बदलने के लिए हमें अपने बेटों को बदलना है। अगर हम अपने बच्चे को, लड़के को सही संस्कार देंगे तो फिर नियम कानून की आवश्यकता कहाँ है। जिस दिन हमने अपने बेटे को किसी छोटी सी गलती करने पर टोका, डांटा, समझाया, तो उस दिन से फिर आप सीधे लाइन पर रहेंगे। मुझे याद है एक दिल्ली में मैं और मेरी फ्रेंड थे और हमने एक ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया
और डर के मारे मेरे फादर शायद उस वक्त रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। हम लोग इतना डर गए कि अगर मेरे पिताजी तक मेरे नाम का पता चलेगा तो मेरे पिताजी मुझे कितना डांटेंगे, और इतना हम लोग डर गए, हमने फटाफट चालान पे किया बिना बताए हुए कौन है क्या है, क्योंकि पता था कि घर में इस चीज़ को इनकरेज नहीं किया जाएगा। तो वो संस्कार था। तो ऐसे ही बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को तो ताकतवर बनाए, सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, मेंटली स्ट्रांग बनाए। दबना नहीं है किसी से, अपने राइट्स के लिए लड़ना है, लेकिन साथ ही साथ लड़कों को भी बताएं कि शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, वो मनुष्य है और आपके जैसी ही है, कोई फ़र्क नहीं है आप में और उसमें, और उसका सम्मान करना, जैसे वो आपका सम्मान करती है उसी प्रकार से आपको भी उसका सम्मान करना आवश्यक है, करना चाहिए। ये दोबारा से कहती हूँ, स्कूल और घर से ही ये संस्कार हम दे सकते हैं। कानून बने, नीतियाँ बननी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम सबको मिलकर इस समाज को ठीक रास्ते पर चलने पर भी कार्य करना चाहिए। मैम, उत्तराखंड में महिला सुरक्षा नीति को लेकर क्या लगता है आपको, बात होनी चाहिए? समय आ गया है, बहुत सशक्त रही है यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें हमने देखी नहीं हैं। हम नहीं सुनते थे, जब मैं बाहर की स्टेट्स के बारे में सुनती थी कि महिलाओं के साथ क्या क्या होता है, तो मेरे को बहुत हैरानी होती थी, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। सच बोलें तो आई हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मदर, दोनों, मेरी नानी दादी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, मेरी मदर ने 3-3 लड़ाइयाँ देख ली, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लेडी। तो हमने तो बहुत सशक्त मजबूत महिलाएं देखी हैं, और मेरे भाई में और मुझे कभी फ़र्क नहीं दिखाया गया कि तुम ये नहीं कर सकती हो। वो जो कर सकता है शायद उससे दुगना हम ही कर सकते हैं, ऐसा हमको संस्कार मिले हैं। लेकिन उत्तराखंड में भी अब चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि समाज बदल रहा है, कुरीतियाँ आ रही हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि समाज को बदलने के साथ साथ, समाज को सही राह पर ले जाने के साथ साथ नीतियों की भी आवश्यकता है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर नीतियाँ आनी चाहिए। मैम, जो ये पर्यटन में अभी अगर हम बात करें तो जो रिजॉर्ट्स अभी आ चुके हैं बहुत सारे और स्पाज आ चुके हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आने तो चाहिए, टूरिज्म है, आने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ गलत काम होने चाहिए, वहाँ सही काम होने चाहिए। उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वहाँ पे सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जो महिलाएं, जो बच्चियाँ हमारी वहाँ काम कर रही हैं, कुछ इस तरह की सुविधा होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो खुलकर अपनी परेशानी, अपने कष्ट कहीं बता सकें, बात कर सकें। तो डेफिनेटली रिजॉर्ट्स भी होने चाहिए, स्पास भी होने चाहिए, पार्लर्स भी होने चाहिए, लेकिन उनके अंदर चल क्या रहा है इसका भी ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। मैम, हाल फिलहाल अगर हम देखें पिछले 1-1.5 महीने का टाइम, तो उत्तराखंड में बहुत कुछ नेगेटिव ही बोलूँगी मैं उसको, कि हम अगर एक यूथ है वो सुबह उठ के देखता है तो अपने न्यूज़पेपर्स में आसपास सिर्फ उसको बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो नेगेटिव खबरें हैं। तो ऐसे समय में वो कैसे पॉजिटिव रह सकता है, कैसे वो देख सकता है कि डेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान दें और इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान न दें? देखिए, देवभूमि है हमारी, और एक स्टेट है, डेवलपिंग स्टेट है, वाइब्रेंट स्टेट है, तो चीज़ें होती हैं। कभी कभी बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हो जाती हैं, दिक्कत वाली चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें किसी तरह से निराश होने की आवश्यकता है ही नहीं। इतना टैलेंटेड हैं, इतना कुछ करने को है, और इतना कुछ दिया जा रहा है करने को, चाहे वो स्किल्स के माध्यम से हो, चाहे वो आपको स्टार्टअप्स के माध्यम से हो। विजन आपके पास हम लोग पहुंचा रहे हैं, उस विजन को अब आपको यूज़ करना है। देखिए, जीवन है ये, जीवन में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आदमी हारता नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि देवभूमि का हमारा जो युवा है वो इतना कमज़ोर है कि थोड़ी सी चीज़ों में घबरा जाएगा या परेशान हो जाएगा। हम लोग काफ़ी कॉम्बैटिव ट्राइब हैं और डरते नहीं हैं, इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। हाँ, होता है, कभी आदमी परेशान होता है, दिक्कत आती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का युवा बहुत ही टैलेंटेड है,
प्लेटफॉर्म्स मिलने लगे हैं युवाओं को, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो स्किलिंग्स के लिए हो। इस तरह के हम प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं महिलाओं के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दे रहे हैं, अनेकों काम हो रहे हैं। पिछले 2-4 दिनों में मैंने बहुत सी महिलाओं के साथ मैंने देखा हुआ डूइंग एक्सीलेंट काम कर रही हैं, उत्तराखंड में काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि निराश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। मैम, उत्तराखंड की विधानसभा को लेकर आपके आगे क्या प्लान्स है? आज आपने औचक निरीक्षण भी किया था विधानसभा में, आगे क्या प्लान्स है, किस तरह से आप आगे काम करना चाहेंगी? जी, आज मैंने औचक निरीक्षण किया, देखना चाहती थी कौन-कौन सीट पर है, कौन कहाँ है, क्या व्यवस्थाएँ हैं, शौचालय साफ़ हैं कि नहीं है। लाइब्रेरी मैं एक रेनोवेट कर रही हूँ, उसको भी मैंने जाकर देखा कि किस तरह से वो बन रही है, क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। चीज़ें करेंगे, वेबसाइट डेवलप करनी है, अभी हमारी वेबसाइट इतनी वाइब्रेंट नहीं है, उसको ठीक करना है। ई-ऑफ़िस की बात है, डिजिटाइज़ेशन की बात है, विधानसभा को डिजिटाइज़ करना है। इस तरह की छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। गैरसैंण की जो हमारी विधानसभा है उसको हम किस तरह से कम से कम साल में कुछ समय यूज़ कर सकें, उस पर भी मैं अभी मंथन कर रही हूँ और सोच रहे हैं कि कुछ वहाँ वर्कशॉप्स हों, सेमिनार्स हों। सभी को इनवाइट कर रही हूँ। मीडिया को मैंने कहा है आप लोग आइए, फैमिलीज़ के साथ आइए, वहाँ पर आप सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करिए। बद्रीनाथ जी घूमिए, केदारनाथ जी घूमिए, औली जाइए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं कि हम मंत्रालयों को इनवाइट करें। ऑल ओवर इंडिया से मैं चाहूँगी, अगर आपका कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो वहाँ सेमिनार, आइए ना, देखिए गैरसैंण कितना खूबसूरत है और सुविधाएं अवेलेबल हैं, कमरे हैं, रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रयास में हैं कि विधानसभा का जो वो भव्य भवन बना है उसकी भव्यता पूरे हिंदुस्तान तक हम पहुँचाएँ, लोग वहाँ आएँ, उसे देखें भी और साथ ही साथ वहाँ कामकाजी बैठक करें। कर्मचारियों के लिए भी कुछ है कि कैसे आप कर्मचारियाँ रखेंगी वहाँ पे आगे? अभी तो मेरे पास हैं, देखिए अभी मेरे पास करीबन 180 लोग हैं। तो अभी होगा कि कौन कहाँ रहेगा, कौन गैरसैंण को मैन करेगा, कौन यहाँ रहेगा। और राइट साइजिंग ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं करने जा रही हूँ कि विधानसभा गैरसैंण और देहरादून को कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, कितने लोगों की आवश्यकता है। तो उस पर भी हम लोग बहुत सीरियसली काम करेंगे और फिर होगा कि जितनी ज़रूरत गैरसैंण में उतने वहाँ पोस्टेड होंगे, जितनों की यहाँ ज़रूरत है वो यहाँ पोस्टेड होंगे। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोटद्वार विधानसभा के लिए अब आगे क्या प्लान्स है? क्योंकि पिछली बार भी जब हमने बात की थी तो उस समय काफ़ी चीज़ें चल रही थी, वो आपने की हैं। अब आगे क्या प्लान्स हैं? देखिए काम तो बहुत है कोटद्वार में, अगर मैं सड़कों की है, बाईपास की है, केंद्र विद्यालय का है, हॉस्पिटल को सशक्त और अच्छा करना है। अभी वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो ऐसी छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं होप करती हूँ। कर्ण आश्रम है, भरत नगरी को हिंदुस्तान के पटल पे नहीं, इंटरनेशनल पटल पे मेरे को लेकर जाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम करना चाह रहे हैं। बद्रीनाथ का एक मार्ग खुल जाए कोटद्वार की तरफ से, तो जो लोड ऑल वेदर पे आ रहा है वो कुछ कम हो सकता है कि यूपी के इस हिस्से के कुछ लोग हमारे कोटद्वार से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए जा सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग कर सकते हैं। कूड़ा निस्तारण है, ऐसे अनेकों चीज़ें जो वहाँ पर अभी पाइपलाइन में है, शुरू की है हमने। कोशिश करें, टेलीमेडिसिन हमने शुरू कर दिया है एम्स का बेस हॉस्पिटल से। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम लोग कोशिश में है कि कुछ हम विकास ज़मीन पर कोटद्वार में ला पाएँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जी, जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।